जनता इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले चुकी है और अब की बार इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। पिछले 8 सालों में निज़ामबाद को मैंने बहुत करीब से देखा है और निज़ामबाद 10 विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा है जिसको छोड़ दिया गया जहां विकास दूर दूर तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिवम राय। जनहित इंडिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आजमगढ़ में निज़ामबाद विधानसभा क्षेत्र 348 में मौजूद हूं। इलाके का नाम है टुंडवल और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष यादव। उनसे हम बात करते हैं कि इस बार मुद्दा क्या होने वाला है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, आप अभी भाजपा का कैंपेन संभाल रहे थे चुनाव से कुछ देर पहले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़ करके सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की तरफ आ रहे हैं? देखिए, इसके 2 मुद्दे हैं। पहली चीज़ ये है कि हमेशा से मैं जो योजना रही है, जो रचना रही है, जो सिद्धांत रहे हैं बसपा के, मैं हमेशा उनको आत्मसात किया हूँ और उनके साथ रहा हूँ, उसको मानता रहा हूँ। दूसरी चीज़, 8 सालों से यहाँ पे काम करता रहा हूँ। जो भी चीज़ें हुई, किसी का दुख हुआ, किसी का दर्द हुआ, उसमें सम्मिलित रहा हूँ। जो जनता के लिए कर सकता था वो सब कुछ किया है। और एक ऐसा पल आया जब अचानक कुछ जो भी कारण रहे हों, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के एक बिल्कुल नए चेहरे को टिकट दिया। उस वक्त बहन मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, साथ दिया और मुझे सेवा का करने का मौका दिया। जिस तरीके से मुझे ये सामर्थ्य, ये शक्ति उन्होंने दी है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं, मैं आजीवन बसपा का ऋणी रहूंगा और बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों पे चलता रहूंगा। चूँकि आप 8 साल से क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में आपके क्षेत्र में क्या सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर के आप इस बार चुनाव में उतरेंगे? आप किस तरफ से आए हैं? सवाल ये नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपका मुद्दा क्या है। मैं जनता की तरफ से हूँ, इसलिए नहीं, किस तरफ से आए हैं? अच्छा, रोड से आ रहे हैं। सॉरी, मैं आजमगढ़ से ही, शहर से ही होते हैं। शहर से आ रहे हैं। जब आप भदली पुल क्रॉस करेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप निज़ामबाद में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 8 सालों में निज़ामबाद को मैंने बहुत करीब से देखा है और निज़ामबाद 10 विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा है जिसको छोड़ दिया गया जहां विकास दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो न ही कोई बड़ा अस्पताल है जहाँ पे एक ज़रूरी चिकित्सा सुविधा परिवार में इमरजेंसी पड़ने पे मिल सके, न ही यहाँ पे कोई भी एक अच्छा बच्चों के खेलने का कोई भी मिनी स्टेडियम है। यहाँ के युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा लगे रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं। वॉलीबॉल का गेम यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे क्रिकेट का गेम बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे कुश्ती बहुत अच्छी खेली जाती है, लेकिन इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और पिछले 8 सालों में मैंने देखा कुछ भी नहीं बदला इन बच्चों के लिए। आप बच्चियों की बात करें, बच्चियों की शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई भी बड़ा विद्यालय नहीं है। आप बिजली की बात करें, सभी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि सारे गांव तक बिजली पहुंचा दी गई, लेकिन किस तरीके से? जहाँ पे 100 केवीए की ज़रूरत है वहाँ 65 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जहाँ पे 250 की ज़रूरत है वहाँ 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। लगातार बिजली जलती रहती है और 5-5 दिन, हफ्ते भर बिजली नहीं आती। और हमारे जो इस क्षेत्र के नेता हैं और प्रदेश के नेता हैं, जिनको जनता के दुख में सम्मिलित होकर के उनके दुख को समझना चाहिए। उनके घर में तो 1 घंटे भी लाइट नहीं जाती। 7-7 दिन हमारी जनता, 27 दिन
खुटौली सब स्टेशन डूबा, मैं आकर के वहाँ पे लगातार लगा रहा और खुटौली सब स्टेशन के लिए 18वें दिन मैं पहुँचा हूँ, तब मैंने इस स्थिति को देखा और 7 दिन के अंदर मैंने 80,000 लोग और 42 गांव में बिजली नहीं थी, किसी को नहीं दिखा। निज़ामाबाद क्षेत्र का जो ब्लैक पॉटरी है वो विश्वविख्यात है, उसको लेकर के आपकी कोई योजना है क्या कि भविष्य में उसके लिए बेहतर कुछ किया जा सकता है उन लोगों के लिए? देखिए, मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण मेरी चिंता है निज़ामाबाद के लिए कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आय के स्रोत जो हैं उसको बढ़ाया जाए। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग खर्च कर पाएंगे, अपने ऊपर खर्चा करेंगे, जिससे उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो पाएगा। इसमें ब्लैक पोट्री भी एक पार्ट है। जो भी हमारे ब्लैक पोट्री के लोग हैं जो लगे हुए हैं इसमें, उनके लिए जो उचित व्यवस्था हो सकती है उनके आमदनी को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें दिमाग में हैं और इसको ज़मीन पे इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। ये कहा जा रहा है, जनता बहुत जगह ये कह रही है कि बसपा वो भाजपा की बी टीम है। चूँकि आप भाजपा से बसपा में आए हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सरकार के तौर पे, क्योंकि जिस तरह से मायावती जी सुर्खियों में नहीं हैं, जिस तरह से बाकी पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही हैं, वो अभी तक प्रचार से दूर हैं, इस पर आपकी कोई टिप्पणी? या आप से किसने कहा वो प्रचार में दूर है? अभी आगरा की 2 तारीख की रैली किसने की थी? हाँ, वो पहली रैली थी इस बार चुनाव में। लगातार रैलियां चल रही हैं लगातार, और हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच लगे हुए थे। जब उचित समय आता तो लगना था और उचित समय आ गया तो बहन जी लग गई। अच्छा, मतलब वो उन्होंने ये कहा था कि हम ऑनलाइन ही कैंपेन चलाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। अभी जो आप जिक्र कर रहे हैं आगरा की जो रैली, वो शायद इस विधानसभा चुनाव में पहली रैली थी उनकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। बाकी आप बता सकते हैं। नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश बहुत ज़्यादा था, लगातार ऊपर से निर्णय आते रहे और कार्यकर्ता हमारे लगातार जनता के बीच बने रहे, जनता के लिए काम करते रहे और जनता इस बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले चुकी है और अब की बार इस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो हटनी चाहिए किन मुद्दों को लेकर के? बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अगर देखेंगे, हमारे किसान खेती नहीं करते। हमने देखा है अभी एक कम से कम ऐसे 8-10 गांव हैं जहां पे लोग साढ़ों को इकट्ठा कर करके चाहते हैं, फ़ोन करते हैं अधिकारियों की साढ़ हटाए जाए। ये बहुत ज़मीनी स्तर की समस्या है, ये ऊपर वालों को नहीं समझ में आती है। बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, बहुत कुछ है जो बदलना चाहिए। बेरोजगारी, मैं चूँकि अभी ज़मीन पे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या बसपा के पास कोई इस बेरोजगारी को हटाने के लिए कोई प्लान, कोई मैप है ऐसा जो आप बता सकते हैं? सबसे पहले जब आप देखेंगे तो रोजगार जो है, सबसे पहले जो भर्तियां शुरू हुई बड़े स्तर पे, तो पिछली बार 2012 की सरकार में, बहन जी की सरकार में वो शुरू हुआ था। बाकी जो भी सरकार थी वो उसने केवल उसको कॉपी किया कि वो गलत तरीके से लोगों की भर्तियां कर सके। आप देखिए क्या हुआ टेट की परीक्षा में, सबको पता है। फिर दूसरी बार परीक्षा हुई, मेरे पास सैकड़ों कॉल आती रही, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जा कर के कॉलेजेस के बाहर रोती रहीं और उनको प्रवेश नहीं मिला। ऐसी परीक्षा जब आप सही तरीके से युवा को उसका हक नहीं दे सकते, तो ऐसी सरकार का, ऐसी परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं है। बहन जी की सरकार आएगी, सबको उचित हक और उसका रोजगार जरूर मिलेगा। बहन जी की सरकार आएगी, सबको उचित सम्मान और रोजगार मिलेगा, ऐसा निज़ामाबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी पीयूष यादव जी का कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चुनाव के दौरान कीमती समय देने के लिए। आपको जीत की शुभकामनाएं।